गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्राणी शास्त्र विषय में मैं डॉक्टर वीएन पांडे सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। हम सेकंड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था। आज हम इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पाचन क्रिया की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि शरीर की समस्त ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए तथा शरीर की निर्माण की समस्त क्रियाओं के लिए विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये समस्त जैव रासायनिक पदार्थ हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। जो भी भोजन हम प्राप्त करते हैं इसमें से जल तथा खनिज तत्वों को छोड़ करके बाकी सभी तत्व बहुलक या पॉलीमर के रूप में होते हैं। बहुलक अर्थात एक इकाई के बार बार रिपीटिशन से बना हुआ पदार्थ, मोनोमर्स के जुड़ने से बने हुए पॉलीमर्स। मुख्यतः 3 प्रकार के ये पॉलीमर्स हमें भोजन में प्राप्त होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अमीनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन, शर्कराओं के मिलने से कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स के मिलने से वसा। इस प्रकार ये 3 प्रमुख तत्व होते हैं। शरीर में अवशोषित होने के लिए, रक्त में पहुंचने के लिए यह आवश्यक होता है कि इन पॉलीमर्स का, बहुलकों का छोटी इकाइयों के रूप में विघटन हो या जल अपघटन हो, जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस। तो जितने भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं उनके मुख्य कंपोनेंट यही होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनका छोटी इकाइयों के रूप में विघटन होना ही पाचन की क्रिया है। और पाचन की ये क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। विद्यार्थियों, पाचन की बात हम आगे करें इसके पहले उचित होगा कि आहार नाल की रचना का एक सामान्य परिचय हम लोग ज्ञात कर लें, जानकारी कर लें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एनाटॉमी का पेपर आपके तृतीय वर्ष में आएगा और अभी आप द्वितीय वर्ष में हैं, अर्थात एनाटॉमी का अध्ययन अभी आपको नहीं हो पाया है। अतः पाचन क्रिया को समझने के लिए ये उचित होगा कि पाचक अंगों का एक सामान्य परिचय पहले हम लोग चर्चा कर लें, तब पाचन क्रिया की बात करें। पाचन क्रिया आहार नाल नाम के अंग में होती है। ये एक नलिका है जो लंबी नलिका है, कुंडलित होती है बीच में, मुख गुहा से शुरू करके और ये गुदा द्वार तक पहुंची हुई रहती है। एब्डोमेन अर्थात उदर के भाग में पहुंच करके ये कुंडलित हो जाती है। आहार नाम की इस नलिका की औतकीय रचना की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये 4 परतों से मिलकर के बनी हुई नलिका है, अर्थात इस नलिका की दीवारों में कुल 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की परत सिरोसा कहलाती है, सिरस लेयर या सिरोसा। ये मीजोडर्म की बनी हुई परत है। उसके भीतर की परत मस्कुलरिस नाम की लेयर कहलाती है, जो मांसपेशियों से बनी हुई है। मांसपेशियां 2 प्रकार की हैं। बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या लंबवत मांसपेशियां, और उसके भीतर की तरफ सर्कुलर मसल्स या गोलाकार मांसपेशियां। ये दोनों प्रकार की मांसपेशियां मिल करके मस्कुलर लेयर या मस्कुलरिस नाम की लेयर का निर्माण करती हैं। इन मांसपेशियों का
इंटेस्टाइन के मूवमेंट में आंत की गतियों में बड़ा योगदान होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल मांसपेशियों में संकुचन होता है तो आंत की लंबाई कम होती है, और जब गोलाकार मांसपेशियों में संकुचन होता है तो आंत का डायमीटर या व्यास कम हो जाता है, और इन दोनों ही प्रकार के मांसपेशियों के संकुचन से इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस नाम का मूवमेंट होता है। मस्कुलर परत के अंदर की तरफ और भीतर की तरफ जाएं तो सब म्यूकोसा नाम की परत होती है। सब म्यूकोसा में मुख्य रूप से लिम्फ अर्थात लसिका के स्थान पाए जाते हैं, जिसमें लसिका भरा हुआ होता है। रक्त की नलिकाएं पाई जाती हैं, पतली कैपिलरीज, केशिकाएं कहा जाता है जिनको। तो मुख्यतया रक्त की केशिकाएं और लिम्फ स्पेसेस ये सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। सबसे भीतर की परत म्यूकस लेयर या म्यूकोसा कहलाती है। ये एक कोशिकीय मोटाई लिए हुए परत होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और ये घनाकार कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हुआ करती हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनमें सूक्ष्म अंकुर अर्थात माइक्रोविलाई निकले हुए होते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई अंगुली जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं जो नलिका की गुहा में फैले हुए रहते हैं। इन माइक्रोविलाई के कारण नलिका की गुहा का सरफेस एरिया बहुत अधिक बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से अवशोषण की सतह भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इस पूरी नलिका में दो प्रकार के तंत्रिकाओं के जाल या प्लेक्सस पाए जाते हैं। एक तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है सब म्यूकोसा में, जिसे प्लेक्सस ऑफ मेसनर कहते हैं। मेसनर का जाल, ये मेसनर नाम के अनुसंधानकर्ता के नाम पर रखा हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी पतली तंत्रिकाओं का जाल है जो पूरी आहार नाल की लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा प्लेक्सस मस्कुलर लेयर में मस्कुलरिस के अंदर पाया जाता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में। इसे प्लेक्सस ऑफ ऑर्बक कहते हैं। ये भी इनके अनुसंधानकर्ता के नाम पर ही रखा गया है। ये दोनों जो तंत्रिकाओं के जाल हैं, ये इंटेस्टाइन की गतियों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान करते हैं। स्वायत्तता का अर्थ ये होता है कि बिना मस्तिष्क या ब्रेन से किसी भी प्रकार का उत्तेजना प्राप्त किए भी, वहाँ से किसी भी प्रकार के निर्देश के बिना भी आंत अपनी गति कर सकती है इन प्लेक्सस के नियंत्रण के कारण। ये स्थानीय स्तर पर इंटेस्टाइन को मूवमेंट दिलाने में सक्षम हैं। वैसे अगर देखें तो इंटेस्टाइन तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित है। मेडुला में इसके नियंत्रण के केंद्र होते हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं यहाँ पहुँचती हैं। एक एड्रीनर्जिक कहलाती है जो कि सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं, और दूसरी कोलिनर्जिक कहलाती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं आहार नाल की दीवारों में पहुंच करके यहाँ के जाल से प्लेक्सस, जो अभी हमने आपको दो प्रकार के प्लेक्सस बताए, उन प्लेक्सस से जुड़ जाती हैं, और यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। जो सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं वो प्लेक्सस से नहीं मिलती, वो सीधे ही मांसपेशियों को आकर के इनर्वेट कर देती हैं, और वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एड्रीनलिन होगा। ऐसी तंत्रिकाओं को एड्रीनर्जिक नर्व्स कहते हैं। तो ये तो हिस्टोलॉजी की बात हुई। अब आहार नाल के भाग की बात करते हैं। कौन कौन से भाग आहार नाल में होते हैं। मुख गुहा से ही अगर शुरू करें तो मुख गुहा का पिछला भाग फेरिंक्स कहलाता है। फेरिंक्स के पीछे इसोफेगस नाम का भाग होता है। इसोफेगस जाकर के स्टमक में खुलता है। जहाँ पर ये इसोफेगस स्टमक में खुलता है उस स्थान पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर इसोफेगस से स्टमक में भोजन के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है। स्टमक आगे छोटी आंत में जाकर के खुलता है।
जहाँ पर स्टमक छोटी आंत में खुलता है उसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। वास्तव में स्टमक का ऊपर का हिस्सा कार्डियक स्टमक और नीचे का हिस्सा पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। ये ग्रंथियों की उपस्थिति के आधार पर पाइलोरिक स्टमक में ग्रंथियाँ अधिक होती हैं। तो पाइलोरिक स्टमक जहाँ पर छोटी आंत में खुलता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर स्टमक से छोटी आंत में भोजन की प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद का भाग छोटी आंत कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहला भाग जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है वो डियोडिनम कहलाता है। डियोडिनम पाचन क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो लीवर से बाइल डक्ट आती हैं वो इसी डियोडिनम में ही खुलती हैं। पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक नलिकाएं भी इसी डियोडिनम में ही खुलती हैं, अर्थात बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों प्रकार के रस जो हैं वो आ करके डियोडिनम में ही भोजन में मिलते हैं। इसलिए डियोडिनम भोजन के पाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 80 से 85% लोगों में पैंक्रियास और लीवर या गाल ब्लैडर की नलिकाएं संयुक्त रूप से आकर के डियोडिनम में खुलती हैं और लगभग 10-15% लोगों में दोनों नलिकाएं अलग अलग खुलती हैं। अलग खुलें या एक साथ संयुक्त होकर के खुलें, इससे पाचन क्रिया पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम के आगे का भाग जेजनम कहलाता है। ये जेजनम वो भाग है जहाँ से अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। भोजन का अवशोषण यहाँ होता है। और उसके आगे का भाग इलियम कहलाता है, जो मुख्य तौर से अवशोषण से संबंधित है। यहाँ पाचन और अवशोषण दोनों ही कार्य होते हैं। ये इन भागों का जो तीनों भागों का अलग अलग नामकरण किया गया है, इसके पीछे खाली सूक्ष्म दीवार तो सारी एक जैसी है, लेकिन सूक्ष्मांकुरों की संख्या, विलाई की संख्या के आधार पर ये अंतर आता है। जो छोटी आंत है ये आगे आकर के बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत के 2 भाग हैं, कोलन और रेक्टम। तो इलियम जहाँ कोलन में खुलता है वहाँ इलियोकोलिक वाल्व पाया जाता है, जो इलियम से कोलन में भोजन के जाने को नियंत्रित कर सकता है। यहीं पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी पाई जाती है, जिसको मानव में अवशेष रचना कहते हैं। वर्तमान समय में पाया गया है कि ये मात्र अवशेष रचना नहीं है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बल्कि ये इम्यूनिटी की क्रिया से जुड़ी हुई रचना है। ये शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। कोलन का भाग बड़ी आंत का पहला भाग है। यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। और कोलन के आगे का हिस्सा जो होता है वो रेक्टम कहलाता है। रेक्टम में मुख्य रूप से जल का ही अवशोषण होता है। बाकी यहाँ पर बिना पचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ से ये नलिका गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से हमने आहार नाल की एक सामान्य रचना का अध्ययन आज किया है। अगले दिन अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आहार नाल से कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं और वो किस प्रकार से पाचन क्रिया को संपादित करते हैं। धन्यवाद।